हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अब्दुल शाहिद और आज हम लोग करेंगे क्लास 8th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1। मेरे वीडियोस थोड़े से लेट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को रोज़ डेली एक वीडियो तो अपलोड करूं ही करूं। अब आज से हम लोग करेंगे क्लास 8th का साइंस सब्जेक्ट भी करेंगे आज से हम लोग, ठीक है ना। और जो मैथ्स है वो मैं आप लोगों को अभी स्टार्टिंग से अब मैं जल्दी से जल्द अपलोड कर दिया करूँगा वीडियोस को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए और जितना ज़्यादा हो सके उसको मेरे वीडियोस को शेयर भी करिए प्लीज़, ठीक है। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। देखिए चैप्टर है सिर्फ सीधा खेती बाड़ी के ऊपर, ठीक है ना, सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है। क्रॉप प्रोडक्शन मेनली अगर हम लोग देखे जाए तो क्रॉप प्रोडक्शन होता है खेती करना, किस तरीके से हम लोग अनाज उगाते हैं, किस तरीके से हम लोग गन्ने उगाते हैं, ये सारी की सारी जो डिटेल्स है वो सारी की सारी इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। अब मैनेजमेंट क्या होता है, इसको किस तरीके से सेव रखा जाता है, किस तरीके से इनको निकाला जाता है, ठीक है ना, किस तरीके से खेती की जाती है, ये सारा का सारा चैप्टर जो है इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए सबसे पहला जो है पॉइंट हमारा फूड के बारे में। फूड होता क्या है बेसिकली, ये होता क्या है, ये हमारे को रिक्वायरमेंट होती है। ये रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ की, लाइफ टू सर्वाइव, हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए, यानी कि हमारी जो लाइफ है उसको सर्वाइव करने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। यानी कि अगर खाना नहीं होगा तो आप सब लोग जानते हैं तो हमारी लाइफ भी, हम लोग सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ अ मेड अप ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एनर्जी रिच सब्सटेंसेज। इसके अंदर बहुत सारे रिच सब्सटेंस पाए जाते हैं, ठीक है ना, कुछ बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जैसे कि है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है और मिनरल्स है, जो कि हमारे बॉडी को एज अ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, यानी हमारी बॉडी को ताकत देते हैं, हम लोग कह सकते हैं एनर्जी देते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है फूड का पहला फंक्शन होता है, हम जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, फूड का पहला फंक्शन होता है हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करना, जैसे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू, यानी कि हम लोग जो भी कोई वर्क करें, ठीक है ना, अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हमसे कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम सब चीज़ों को वर्क करने के लिए, हमारी बॉडी को पूरी दिन भर की दिनचर्या को पूरी करने के लिए खाने की नीड होती है, ठीक है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, और ये हेल्प करता है ग्रोथ करने के लिए, हमारी बॉडी को बढ़ाने के लिए और डेवलप्ड करने के लिए, यानी कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो भी कोई मस्कुलर बॉडी होती है, यानी कि जो भी कोई जिम वगैरह के अंदर जो बॉडी करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, उनको हैवी वेट्स उठाने के लिए उनको अच्छा फूड अगर मिलेगा तब जाके वो हैवी वेट्स यानी कि प्रोटीन्स वगैरह अगर उन लोगों को मिलेगा तब जाके वो अपना एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना, हैवी वेट्स उठा सकते हैं। वैसे ही हम लोग भी हैं, अगर हम लोग नॉर्मल सी चीज़ें दिनचर्या के अंदर पूरी नॉर्मल से हम लोग चीज़ें करते हैं, कोई भी वर्क, वो वर्क करने के लिए हम लोगों को खाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे, ठीक है ना, तो हम लोग नॉर्मल वर्क भी नहीं कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन द रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट टिश्यूज, रिपेयर डैमेजेस सेल्स एंड हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये रिप्लेस कर देता है वॉर्न आउट टिश्यू, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज़ भी होते हैं जो कि ख़राब होते हैं या फिर जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं, है ना, या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो भी कोई घाव वगैरह होता है ना, जब भी कभी हमारे कभी लग जाती है, ठीक है ना, वॉन्ड्स मतलब होता है घाव, ठीक है, घाव, ठीक है, जब भी कभी हमारी बॉडी के अंदर लग जाती है, कभी चोट वोट वगैरह लग जाती है, ठीक है ना, तो वो चोट को सही करने के लिए भी हमारे को खाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। वाउंड्स मतलब घाव वगैरह जो भी जल्दी से जल्द ठीक करने के लिए हम लोगों को ये ज़रूरी होता है खाना, ठीक है ना। इट प्रोवाइड ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, और ये क्या करता है, ये डिजीज़, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, अगर हमारी बॉडी का सबसे अच्छा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, ठीक है ना, अगर हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम अगर अच्छा होगा, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, हमारी बॉडी
अच्छी तरीके से वर्क भी कर पाएगी, ठीक है ना, और हमारे कोरोना वायरस से हम लोग अच्छे से लड़ पाएंगे, हमारी बॉडी जो है अच्छे से लड़ पाएगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें किसके बदौलत हो सकती है सही, ये सब चीज़ें हो सकती हैं सिर्फ और सिर्फ फूड के बदौलत। अगर हम लोगों को खाना हेल्दी मिलेगा, अगर हम लोग खाना हेल्दी खाएंगे, अगर हम लोग खाना अच्छे से खाएंगे, ठीक है ना, तो हम लोग सारी के सारे डिजीज़ से हम लोग बच सकते हैं। हमारे जो घाव है वो अच्छे से जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं, और हमारे जो बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं या फिर सेल्स होते हैं, ठीक है ना, वो जल्द से जल्द जो डैमेज हो जाते हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हम लोगों को खाना कहाँ से मिलता है, ठीक है। हम लोगों को खाना मिलता है एक तो केरल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये सब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। ये हमारे खाने सोर्सेज ऑफ फूड है, यानी कि हम लोगों को यहाँ से खाना मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब देखिए आप लोगों को बता दूं मैं, क्रिल्स मतलब क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें क्रिल्स होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि ये है वीट, राइस, ठीक है ना, आप लोगों को दिख रहा है, ये है गेहूं, ठीक है ना, ये है चावल। नेक्स्ट है मेज़, बाजरा, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए, मैंने पूरा अच्छे से इनको सब चीज़ समझा रखा है, ठीक है ना, बाकायदा फ़ोटोज़ वगैरह मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मेज़ ऐसा होता है मेज़, ठीक है ना, और ये होता है बाजरा, ठीक है। नेक्स्ट है जवार भी ये इस तरीके का जवार होता है। नेक्स्ट है पल्सेस हम लोग जानते हैं, पल्सेस होता है दाल बोलते हैं अरहर की दाल, उड़द की दाल, ठीक है ना, मसूर की दाल, मसूर को बोलते हैं लेंटिल, पी, ब्लैक ग्राम, ठीक है, ये होता है काला चना जिसे बोलते हैं, ठीक है। और ऑयल सीड ग्रुप्स मतलब जिसके अंदर से तेल वगैरह निकलता है। सोयाबीन का ऑयल आपने सुना होगा, सोयाबीन का ऑयल, ग्राउंड नट, ठीक है, और सनफ्लावर, ठीक है, और नाइगर, सीसेम, कैस्टर, मस्टर्ड, लाइन सीड। आप इसको वीडियो को पॉज करके भी इसको देख सकते हैं किस तरीके से होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और रूट क्रॉप्स आप लोग जानते हैं, रूट क्रॉप्स होते हैं कैरेट, ठीक है ना, स्वीट पोटैटो, टर्निप, ये सारे के सारे रूट क्रॉप्स होते हैं जो कि हम लोग खाते हैं, जिससे कि हम लोगों की बॉडी को एनर्जी मिलती है। शुगर क्रॉप्स ये है शुगर क्रॉप्स, ठीक है। फाइबर क्रॉप्स ये हैं कॉटन, जूट, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सारे सारे फाइबर क्रॉप्स हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर और कोकोनट। ये सारे के सारे प्लांटेशन हैं जो कि हम लोगों को सीधे सीधे प्लांट से मिलते हैं। फॉडर क्रॉप्स क्या होती है, बैरसीम, एलिफेंट ग्रास, ये सारी की सारी फॉडर क्रॉप्स होती हैं। अब एग्रीकल्चर की बात करें कि खेती होती कैसे है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक साइंस की ब्रांच है, यानी कि साइंस की टेक्निक है, विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड राइजिंग ऑफ एनिमल्स यूजफुल टू मैन, जो कि प्रोडक्शन करती है प्लांट्स, राइजिंग एंड एनिमल्स यूजफुल टू मैन, और ताकि क्या करते हैं ये एनिमल यूजफुल होती है एनिमल्स के, मैन्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, ठीक है। एनिमल्स और मैंस के लिए। इन्वॉल्व सॉइल कल्टीवेशन, अब सॉइल कल्टीवेशन का भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और ब्रीडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैनेजमेंट, किस तरीके से क्रॉप्स का मैनेजमेंट करा जाए या फिर लाइफ स्टॉक को करा जाए, ठीक है ना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है एग्रीकल्चर के अंदर। नेक्स्ट है क्रॉप क्या होता है, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, जब भी कभी प्लांट की एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही बड़े स्तर पर खेती किया जाए, ठीक है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं खेती, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्रॉप मतलब खेती करना, ठीक है। जब भी कभी एक बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर एक लैंड के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर खेती की जाए तो उसको कहा जाता है क्रॉप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट, और अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स को करने के लिए अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कौन कौन से हैं भाई, जैसे अब देखिए इसका एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसके अंदर से 110% एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए खरीफ की क्रॉप्स, खरीफ रेनी सीजन क्रॉप्स, और रबी खरीफ और रबी दो टाइप की क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स, जो कि और ये एक इम्पॉर्टेंट होती है जेड क्रॉप्स, ठीक है, लेकिन ज़्यादा मतलब
क्वेश्चंस पूछता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इन दोनों के अंदर से ही पूछा जाता है, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के लिए। अब देखिए खरीफ क्रॉप्स क्या करती है, वो कब ग्रोन होती है, ज़्यादातर रेनी सीजन के अंदर, बरसात के मौसम के अंदर ही ज़्यादा उगती है खरीफ क्रॉप्स, और लेकिन जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो उगती हैं विंटर सीजन के अंदर। और जेड क्रॉप्स होती है वो जो उगती है समर सीजन के अंदर। खरीफ क्रॉप्स होती है जो कि वार्म और वेट वेदर के अंदर भी उगती है, रिक्वायर यानी कि इनको ज़रूरत होती है वार्म और वेट वेदर, ठीक है ना। और रेनी मतलब अब वही है कि मानसून वाला जो वेदर होता है उसी को ही ज़्यादा प्रेफर करती है रेनी सीजन। रिक्वायर्ड कोल्ड एंड ड्राई वेदर, अब ये जो रबी की जो क्रॉप होती है उसको रिक्वायर करती है कोल्ड और ड्राई वेदर के अंदर, और जो जेड क्रॉप्स होती है ना वो रिक्वायर होती है ड्राई वेदर के अंदर, उसको ज़रूरत होती है ड्राई वेदर की, ठीक है ना। और ये उगाई जाती है, कब उगाई जाती है, जून और जुलाई के बीच में उगाई जाती है, एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर, यानी कि उसको काटी जाती है कब, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। ये होती है खरीफ के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, खरीफ की बात कर रहे हैं हम लोग। और रबी की बात करें अगर हम लोग, तो रबी जो है वो उगाई जाती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, और हार्वेस्ट की जाती है यानी काटी जाती है मार्च से अप्रैल के बीच में, ठीक है ना। और ज़ैद क्रॉप्स जो होती है वो होती है सौन, यानी कि वो उगाई जाती है मार्च के अंदर और हार्वेस्ट की जाती है जून में, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें कि ये होती कौन सी है, खरीफ क्रॉप्स होती कौन सी है। खरीफ क्रॉप्स होती है राइस, जवार, उड़द, बाजरा, कॉटन पी, मूंग और ग्राउंड नट, ठीक है ना, जो कि हम लोग अभी पिछले वाले वीडियो मतलब पीछे हम लोग देख चुके हैं कि क्या क्या होती हैं, ठीक है ना। अगर जिसको देखना है तो वो मेरे वीडियो को पीछे से वापस इसको देख सकता है। रबी क्रॉप्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, पोटैटो, ये सारी की सारी मैंने फोटोज पीछे दे रखी है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। और ज़ैद क्रॉप्स क्या होती है, सीजनल क्रॉप्स, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट जैसे कि मैंगो, ठीक है ना, ये सीजन के अंदर ही उगता है, ठीक है। और वेजिटेबल्स से हम लोग भी बोल सकते हैं, वेजिटेबल्स ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल्स है जो कि सीजन के अंदर ही उगती है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं पीनट्स तो मूंगफली होती है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं मटर, ठीक है ना, मटर जो भी है वो क्या करता है, मतलब वो सीजन के अंदर ही उगते हैं, ठीक है। आजकल तो कभी भी उग जाते हैं हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ क्या होती है, ये साइंस ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि ये तो कभी भी किसी मौसम में उग सकते हैं, लेकिन जब सीज़न होता है वो इन मटरों का जब सीज़न होता है वो सीज़न होता है मार्च से मार्च के अंदर जब इसको उगाया जाता है, वो जून में इसको हम लोग खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे की तरफ। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, अब भाई एग्रीकल्चर को करने के लिए हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो होती क्या है, अब जैसे कि है खुरपा, इसकी मैं अभी आगे आप लोगों को बाकायदा फ़ोटो बताऊंगा, ठीक है ना, कि ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। और लेकिन हम लोग अभी ये पढ़ लें कि ये हालांकि एग्ज़ाम में भी इसका क्वेश्चन आता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये होता क्या है देख लें हम लोग जल्दी से, कि नेम ऑफ इम्प्लीमेंट हम लोग बोल सकते हैं या फिर इक्विपमेंट, ठीक है ना। इक्विपमेंट मतलब औजार, ठीक है ना। इक्विपमेंट होते हैं ये यू है, वी नहीं है, ठीक है ना। ये इक्विपमेंट खुरपा, स्पेड, वुडन प्लव, सॉइल प्लैंक, सीड ड्रिल, हैरो, सिकल, स्प्रेयर और कंबाइन, ये क्या क्या चीज़ें हैं, इनके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। फॉर खुरपा जो होती है वो फॉर वीडिंग, उगाने के लिए, यानी कि जो भी कोई बीज वगैरह है उसको डालने के लिए, हम लोग खोदने के लिए हम लोग कह सकते हैं खोदना, ठीक है ना। खुरपा मतलब हम लोग बोल सकते हैं खोदना, जिससे कि खुदाई होती है, ठीक है ना, ज़मीन की। स्पेड फॉर डिगिंग एंड बर्न्स फॉर्मेशन, वुडन प्लव फॉर टिलिंग। अभी मैं आपको इसके वीडियो पूरा अच्छे से आपको इसको सामने फोटोज़ वगैरह में बताऊंगा कि ये कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं। सॉइल प्लैंक फॉर ब्रेकिंग क्रम्स, सीड ड्रिल फॉर सोइंग, हैरो फॉर weeding, sickle for harvesting, sprayer for spraying insecticides, combine for harvesting and threshing। नेक्स्ट है, अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे खुरपा क्या होता है, ये होता है खुरपा, ठीक है ना, जो कि किस लिए काम में आती है, जैसे कि मैंने बताया खुरपा किस लिए काम में आती है, फॉर वीडिंग के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्पेड भी वीडिंग के लिए काम में आते हैं। सॉइल प्लैंक और हैरो, ये होता है हैरो, हैंडल वुडन प्लैंक और वुडन पैक, बैम्बू पोल, ये सब चीज़ होती है हैरो का, ठीक है ना। हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको फावड़ा ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। सॉइल प्लैंक ये होता है सॉइल प्लैंक। नेक्स्ट है
क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। क्रॉप प्रोडक्शन की प्रैक्टिसेस क्या होती है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि खाद वगैरह जो भी डालते हैं, ठीक है ना, और फर्टिलाइजर्स वगैरह जो भी कोई हम लोग डालते हैं खेती के अंदर, खेती किसान जो वगैरह जो डालते हैं, ठीक है, जिससे कि खेती अच्छी हो, ठीक है ना। खाद बोल सकते हैं मैन्योर को हम लोग, ठीक है ना, खाद बोलते हैं मैन्योर को हम लोग, ठीक है ना। इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अच्छा, अभी जो है ना, ये वीड से भी जो किसान जो होता है वो वीड से भी अपनी जो खेती होती है उसको बचाने के लिए वीड्स प्रोटेक्शन भी डालता है, जिससे कि उसके जो ना छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, वो उनकी खेतियों को ख़राब कर देते हैं, ठीक है ना। और उसको सही करने के लिए भी प्रोटेक्शन करा जाता है, यानी कि वीड्स डाली जाती है। वीड्स को प्रोटेक्शन करने के लिए, वीड्स से प्रोटेक्शन करने के लिए अपने जो भी कोई कीड़े मकोड़ों से प्रोटेक्शन करने के लिए अपने इसको खेती को ये सब चीज़ें डाली जाती हैं, ठीक है ना। हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, और स्टोरेज भी बहुत ज़रूरी होती है। स्टोरेज हम बोलते हैं वेयर हाउस, ठीक है ना। अब ये वेयर हाउस यानी कि जो भी कोई काम मतलब जो भी कोई एक सेकेंड में वेयर हाउस लिख देता हूँ, HO। अब ये वेयर हाउस होते क्या हैं? वेयर हाउस वो होते हैं जो कि जहाँ पर ये सारा, जैसे कि गेहूँ वगैरह जहाँ पर डाल दिए जाते हैं, जहाँ पर स्टोर करके रखे जाते हैं, वो कहलाते हैं वेयर हाउस। अब वेयर हाउस का ना, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा एक FCI के बारे में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर एक वो चीज़ें हैं जहाँ पर फूड को स्टोर करके रखा जाता है, वो होती है क्या? FCI या फिर वेयर हाउसेज भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ और हार्वेस्टिंग मतलब आप लोग बताए होगा, हार्वेस्टिंग मतलब बता ही दिया मैंने आपको। हार्वेस्टिंग जो भी कोई कटाई वगैरह जो होती है इन सब चीज़ों की, वो चीज़ किसके अंतर्गत आती है? हार्वेस्टिंग के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन कैसे की जाती है सॉइल की? सॉइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उगे, ठीक है। वो क्या है? जैसे कि मैं भी आप लोग बता दूं कि प्लफिंग और टाइलिंग। अब प्लफ मतलब खोदना, प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल डन बाय यूजिंग अ प्लफ। प्लफ्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन, यानी कि जो खोदा जाता है वो किससे जाता है? वुड से या फिर आयरन से। अलाउज द रूट्स एंड पेंट्रेट डीपर इजीली, यानी कि उसको रूट्स को बहुत ही ज़्यादा अंदर की तरफ डाल दिया जाए, जिससे कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, जिससे कि जो प्लांट है वो अच्छे से अच्छा ग्रो अप हो सके, ठीक है ना। सॉइल इज ओवरटर्न्ड एंड प्रॉपर्ली एरेटेड बाय प्लफिंग, और ये जो है वो सॉइल सबसे अच्छा हो जाएगी तब जब उसको अच्छे से खोदा जाएगा, ठीक है, तब उसको वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगी। ओवरटर्न्ड मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि ये इसको सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए ये प्रिपरेशन की जाती है। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिपरेशन, एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो आपको ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ये आप लोग लिख भी सकते हैं, आप लोग अपनी पेन कॉपी लेके बैठा करिए, ठीक है ना, जब भी कोई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने इसको बहुत कंप्रेस करके बनाया है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। जल्दी से हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। अब प्लफ मतलब क्या होता है? खोदना। अब प्लफ इससे होता है, एक तो होता है वुडन प्लफ, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, जो इससे ना एक ये गाय वगैरह जो होती हैं, या फिर जो ऑक्स वगैरह होती हैं, यानी कि जो मेल जो सांड वगैरह जो होता है ना, ठीक है, बैल वगैरह हम लोग बोल सकते हैं, बैल वगैरह जो होता है वो इसको लेकर प्लफ करता है, ठीक है ना। कोल्हू का बैल आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। वो क्या करता है, ये वो इन सब चीज़ों को इसके थ्रू, ठीक है, वो ज़मीन को खोदता हुआ जाता है, जिससे कि और पीछे से जो किसान होता है वो उसमें अनाज डालता रहता है, और ये जो चीज़ है वो खोदती जाती है, ठीक है, ज़मीन को। लेकिन आयरन प्लफ क्या करता है? ये आयरन प्लफ जो है ट्रक के ऊपर, ट्रक से ये स्क्रॉल होते रहते हैं आगे और पीछे, ठीक है ना, और आगे मतलब, और जो किसान जो है वो इसके पीछे की साइड अनाज डालता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेवलिंग, ठीक है ना। लेवलिंग मतलब अभी मैंने आप लोगों को बताया, आयरन लेवलर क्या करता है, यानी कि अनाज जो है यहाँ से लेवलर, यानी कि पूरा उसको लेवल कर देता है। लेवलिंग प्रोसेस टू मेक सॉइल सरफेस इन लेवल फॉर सोइंग सीड्स डन बाय यूजिंग लेवलर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये करता है, बिल्कुल लेवल कर देता है, यानी कि उसको बिल्कुल अनाज डालने के बाद पीछे से हम लोग देखा अभी हमने कि पीछे से उस सब चीज़ों को डालने के बाद, अनाजों को डालने के बाद ये पूरी ज़मीन को बिल्कुल लेवल में कर देता है, जिससे कि ये सब चीज़ें
चीज़ें जो हैं वो आसानी से, यानी कि उसमें क्रॉप जो है वो आसानी से उग सके, ठीक है। सोविंग, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बीज डालना, ठीक है ना, डन बाय ब्रॉडकास्टर एंड सीड ड्रिल। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड, यानी कि ये सोइंग डालने से पहले अच्छी क्वालिटी के बीज जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है या फिर सीड ड्रिल, यानी कि उसको डाला जाता है और उसमें उसको उगाया जाता है, ठीक है। अप्लाइंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए अपनी क्रॉप को ये उसको क्या आता है, फर्टिलाइजर डाला जाता है, ठीक है ना। और मैन्योर क्या होता है, उसमें खाद डाली जाती है। मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक नेचुरल सब्सटेंसेस डिराइव्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, यानी कि जो भी कोई मैन्योर क्या होती है, खाद कहा जाता है मैन्योर को। इसको हम लोग कह सकते हैं जो भी कोई एनिमल वेस्ट जो होता है या फिर ह्यूमन वेस्ट जो होता है वो इसमें खाद के रूप में इसको यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है ना। मैन्योर कंटेन ऑर्गेनिक मैटर इन लार्ज क्वांटिटीज, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज मात्रा के अंदर ऑर्गेनिक मैटर डले हुए होते हैं और इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर नहीं डले हुए होते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, तो आप इसमें से ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। कंटेन न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज आर नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज, यानी कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट जो है वो बड़ी छोटी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। और कंटेन मच हायर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल, ठीक है ना। दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते हैं और दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, और ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है। दे आर प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स एंड विलेज, ये प्रिपेयर किए जाते हैं फील्ड्स और विलेज के अंदर। दे आर मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्रीज, और ये बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, और ये ज़्यादातर बनाए जाते हैं किसमें, विलेजेस के अंदर। मैन्योर्स आर बल्की सब्सटेंसेस, मैन्योर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बल्क के अंदर सब्सटेंस होते हैं। सो दीज आर कन्वीनियंट टू स्टोर, यूज एंड ट्रांसपोर्ट, तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो सकते हैं स्टोर करके रखने में और यूज़ करने में, ट्रांसपोर्ट आने जाने ले जाने के अंदर, ठीक है। लेकिन ये अवेलेबल आसानी से नहीं हो पाते हैं अवेलेबल, तो इसको हम लोग, सो दीज आर इजी टू स्टोर, यूज एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर होते हैं तो इसको स्टोर करना बहुत मुश्किल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आने लग जाती है, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजर्स को हम लोग आसानी से स्टोर रख सकते हैं, ठीक है ना, और इसको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा आसानी से लग सकते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं फर्टिलाइजर्स, ये क्या होती है, ये बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्रीज के अंदर बनती है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह होते हैं जिससे कि हमारी क्रॉप्स को भी हार्म पहुंच सकता है, ठीक है ना। और डू नॉट कॉज पोल्यूशन, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है मैंने, और इससे ज़्यादा इससे पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन फर्टिलाइजर से पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो सकता है। ये देखिए ये है खाद, ये है मैन्योर, ठीक है ना। ये इसे हम लोग बोल सकते हैं एनिमल डंग, ठीक है ना, एनिमल डंग होता है ये। और ये होता है मैन्योर स्प्रेडर, यानी कि इसके थ्रू जो है हम लोग मैन्योर स्प्रेड कर सकते हैं। हम लोग खुद मतलब हम लोग खुद खेती के अंदर जब हम लोग डालते हैं, ठीक है ना, तो इसी के थ्रू डाला जाता है, ठीक है ना। फर्टिलाइजर्स ये होते हैं दवाइयाँ हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब वीड से बचाने के लिए ये आप लोगों ने ये तो आजकल आप बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे हर जगह पर, ठीक है ना, स्प्रेयर, ठीक है ना। जैसे कि आज कोविड-19 के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जा रहा है स्प्रे करने के लिए, ठीक है। और इसको भी हम लोग स्प्रे करते हैं हमारे खेती फसलों को बचाने के लिए। इरिगेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है फॉर सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स ग्रोइंग इन द फील्ड्स बाय मींस ऑफ कैनल, रिजर्वियर, वेल्स, ट्यूब एटसेट्रा। ये करती है, एक प्रोसेस होती है, सप्लाई करता है वाटर को, इरिगेशन यानी कि खेती बाड़ी के अंदर पानी वगैरह डालने के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है। टू क्रॉप प्लांट्स ग्रोइंग इन फील्ड्स को उगाने के लिए, फील्ड्स को भेजने के लिए, ठीक है ना, अच्छे से अच्छे इरिगेशन करने के लिए। तो इसके अंदर क्या करते हैं, कनल लगा दिए जाते हैं, नल्स वगैरह लगा दिए जाते हैं, रिजर्वियर वेल्स और ट्यूब वेल्स यानी कि कुओं से पानी उसमें डाल दिया जाता है ताकि इसमें बहुत अच्छे से पानी मिल सके और जिससे कि इरिगेशन अच्छे से हो सके। वाटर प्रोवाइड एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि क्रॉप्स को भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिससे कि उसको हाइड्रोजन मिल सके और ऑक्सीजन भी मिल सके। वो मिल सकता है किससे, पानी से।
टाइप्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के कितने प्रकार होते हैं? इरिगेशन के इरिगेशन के दो प्रकार होते हैं, सॉइल बेस्ड इरिगेशन और क्रॉप बेस्ड इरिगेशन। सॉइल बेस्ड इरिगेशन के को मतलब हम लोग जान सकते हैं क्रॉप ग्रोन इन सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल के अंदर ये उगाई जाती है, रिक्वायर मोर फ्रीक्वेंट इरिगेशन देन द क्रॉप ग्रोन इन क्ले सॉइल। क्रॉप बेस्ड इरिगेशन क्या होती है? पैडी क्रॉप इज ट्रांसप्लांटेड इन स्टैंडिंग वाटर, रिक्वायर्स मोर वाटर सप्लाई, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी की सप्लाई होती है एज कम्पेयर टू वीट ग्राम कॉटन। किसके कंपेयर में? अगर वीट को देखा जाए, वीट को कम पानी की ज़रूरत होती है, ग्राम को भी कम पानी की ज़रूरत होती है और कॉटन को भी कम पानी की नीड होती है। मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के कुछ मेथड्स हैं, ठीक है ना। ट्रेडिशनल मेथड हम लोग यूज़ करते हैं जो कि है मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली और राहत लेवल सिस्टम। ये आगे बताऊंगा मैं आपको कि फोटोज़ के थ्रू क्या क्या होती है। देखिए ये है मोट सिस्टम, ये इस कुओं के द्वारा उसको पानी खींचा जाता है, ठीक है ना, कुओं के द्वारा, और जिससे कि पानी इसमें आराम से सिंचाई भी होती है। सिंचाई आपको खुद डालनी पड़ती है, ठीक है, और उसके बाद क्रॉप उगते हैं। चेन पंप की ये डायग्राम है चेन पंप का, ठीक है ना, और इसका फोटो है ये पूरी। राहत सिस्टम, ये है पूरा राहत सिस्टम है, आपने देखा होगा ये बैल जो चलता रहता है और ये पूरा इस तरीके से जो पानी की इरिगेशन पहुंचाई जाती है। ढकेली सिस्टम क्या होते हैं? ये सिस्टम ढकेली सिस्टम है, ढकेली सिस्टम, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, इसके थ्रू पानी सिंचाई की जाती है। मॉडर्न मेथड क्या होते हैं? ड्रिप इरिगेशन मेथड हो गया है, मतलब पानी को पाइप लगा दिया जाता है। आपने देखा होगा ड्रिप इरिगेशन, यानी कि ड्रिप के थ्रू पानी को इधर से उधर, पानी को बहुत ज़्यादा दूर तक भी पहुंचाया जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम, फर्टिगेशन, ठीक है, ये ड्रिप इरिगेशन, ये स्प्रिंकल इरिगेशन आप लोगों ने देखा होगा, ये सब चीज़ें, ठीक है ना, ये देखी होगी। और ये ड्रिप यानी कि पानी की बूंदें वगैरह, जो पानी की बूंदें जो है वो पूरी उसी के ऊपर पड़ती है, ये आपने देखा ही होगा, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन। रिमूवल ऑफ वीड्स को किस तरीके से रिमूव किया जाता है? अनडिजायरेबल प्लांट्स विद द मेन क्रॉप, ठीक है ना, मेन क्रॉप है ये। वीड्स जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ मिला के आप लोग ये देख सकते हैं प्लांट्स के अंदर कुछ अनयूजुअल अनडिजायरेबल प्लांट जो है वो उग जाते हैं कंप्लीट विद द मेन क्रॉप। मेन जो क्रॉप होती है आपकी, उसके अंदर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट की जरूरत, तो उसको हटाया जाता है। किससे? वीड्स को हटाया जाता है, ठीक है ना। वो किससे? मैंने आपको बता ही दिया था पहले, केमिकल्स वगैरह डालते हैं उसके। वीडिंग, रिमूवल ऑफ वीड्स, यानी कि उससे वीडिंग यानी कि उसको हटाया जाता है, ठीक है, रिमूवल ऑफ वीड्स को हटाया जाता है, वीडिंग वाली प्रोसेस होती है। अब ये वीडिंग के मेथड क्या होते हैं? बायोलॉजिकल मेथड होता है, एक एग्जांपल होता है केशिया प्लांट अगेंस्ट पार्थेनियम वीड, हर्बिवोरियस फिश इन पैडी वी फील्ड्स। केमिकल मेथड होता है 2,4-D नाइट्रोफेन एट्राजाइन। कल्चरल मेथड होता है क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग। मैकेनिकल मेथड होता है प्लफिंग, फ्लडिंग, बर्निंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग मतलब होता है कटाई, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैट्यूरेशन। क्रॉप को कटिंग करना यानी कि क्रॉप को काटना, मैट्यूरेशन प्रोसेस डन बाय सिकल के थ्रू। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सिकल क्या होता है, और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर यानी कि उसको काटा जाता है। ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम चैफ बाय इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है? इज कैरिड बाय द कंबाइन हार्वेस्टर प्लस थ्रेशर। हार्वेस्टर प्लस थ्रेशर को जो कंबाइन किया जाता है उसे कहता है थ्रेशिंग। ये सिकल और हार्वेस्टर मतलब उसको कटाई करना, ठीक है ना, इससे काटा जाता है, यानी कि उससे जो भी कोई आपने क्रॉप उगाई है उसको काटने वाली प्रोसेस कही जाती है हार्वेस्टर या फिर सिकल। कंबाइन, ये बहुत बड़े बड़े जो खेत होते हैं उसके अंदर इसके अंदर ये यूज़ में आते हैं, यानी कि जो भी कोई खेत बन जाते हैं, क्रॉप उग जाती है, उसको काटने वाली प्रोसेस जो कहलाती है वो कहलाती है कंबाइन प्रोसेस। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, मैंने आपको पहले बता दिया, वेयर हाउस जो होती हैं, आफ्टर थ्रेशिंग ग्रेन्स आर ड्राइड इन सन एंड देन पैक्ड, यानी कि उसको निकाल के उसको पैक कर दिया जाता है। फार्मर स्टोर फूड ग्रेन्स इन जूट बैग्स आर मेटेलिक बीन्स, यानी कि उसको जूट के अंदर, बैग्स के अंदर उसको डाल दिया जाता है, या फिर मेटेलिक बीन्स में उसको डाल दिया जाता है। लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज इज डन इन सॉइल एंड ग्रेनरीज एंड स्टोर्ड इन गोडाउन्स, और इसको गोडाउन्स के अंदर डाल दिया जाता है। एट डोमेस्टिक लेवल ड्राइड नीम्स लेवल्स आर also in used। अब सॉइल्स
सॉइल्स होती है मिट्टी, जैसे कि आप लोगों ने यही देख लिया, यानी कि इसमें स्टोर करके रखा जाता है। ये इतने बड़े बड़े जो वेयर हाउसेज होते हैं, इसके अंदर हम लोग जो है गेहूँ वगैरह, अनाज वगैरह हम लोग स्टोर करके रखते हैं ड्यूरिंग स्टोरेज। अब ये क्या होता है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेन्स लॉस ड्यूरिंग स्टोरेज, किस तरीके से ये खराब भी हो सकते हैं। बायोटिक लिविंग फैक्टर्स, कुछ इंसेक्ट्स इसमें आके पैदा हो जाते हैं जिसमें कि क्या करते हैं, ये इसको अनाज को पूरा खराब करके रख देते हैं। रोडेंट्स, बर्ड्स, माइट्स, ठीक है ना। अबायोटिक नॉन लिविंग, यानी कि अबायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, मॉइस्चर के थ्रू ये खराब हो जाते हैं, ह्यूमिडिटी के थ्रू ये खराब होने के चांसेस रहते हैं। मटेरियल ऑफ कंटेनर का मटेरियल किस तरीके का है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये भी उसमें से खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके कारण से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये खराब होने से हम लोग इसको बचा सकते हैं। बचाना इन द सेंस, मतलब हम लोगों को पता चलता है कि यार ये सब चीज़ों से ये खराब हो सकते हैं। अभी है मेजर्स टू प्रिवेंट ग्रीन लॉस। अभी ग्रीन लॉस क्या है, ड्राइंग बिफोर स्टोरेज, हम लोग इसको ड्राई करके रख दें, स्टोरेज करने से पहले धो के रख दें। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। प्लांट प्रोडक्ट ट्रीटमेंट, हम लोग जब भी कभी इसको यूज़ करें तो प्लांट के प्रोडक्ट को यूज़ करें ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है ना। प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इम्प्रूव्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिजीज़ ऑफ क्रॉप्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा लास्ट है, ठीक है ना। इसके आगे मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, मतलब इसके आगे मैं आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बताना चाहता, इस पार्ट के अंदर आपको पूरा ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। डिजीज़ ऑफ क्रॉप्स कैटेगरीज, सीड बॉर्न डिजीज़, इरोगोट ऑफ बाजरा, ठीक है ना, और लीफ स्पॉट ऑफ राइस, क्लेविसेप्स, इसको जो बाजरा जो होता है, जो इरोगोट ऑफ बाजरा यानी कि डिजीज़ है, ठीक है ना, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कैलिसेप्स क्लेविसेप्स परिपूरा, और इसके सिम्टम होते हैं फंगस लग जाना, फ्लोरेट होना, डेवलप ऑफ आइवोरीज, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अनयूजुअली चीज़ें लग जाती है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि ये ख़राब हो रहा है। प्रोड्यूसिंग स्टिकी लिक्विड कॉल्ड हनी ड्यू, ठीक है ना। और लीफ स्पॉट ऑफ राइस, बायोप्लरीज ओरिजाई, और ब्राउन लीफ स्पॉट्स इसमें देखने लग जाती है। अकर विच आर स्मॉल एंड सर्कुलर, ठीक है। तो ये सारी डिजीज़ हैं, और भी डिजीज़ हैं जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रहा, ठीक है ना। और अभी इस चैप्टर का बहुत छोटा सा पार्ट बचा है, वो मैं आपको अगले वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। और प्लीज़ मेरे वीडियो को जो इस मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं, प्लीज़ उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।